जो जर्नलिज्म की यात्रा कैसे शुरू हुई, छोटी सी ब्रीफिंग मैं दूंगा, संक्षिप्त में ही बताऊंगा मैं 96 में जब मैं पास आउट पर JNU से, तो ग्रेजुएशन करने के बाद से मैंने फिर UPSC की मैं प्रिपरेशन लिया। तो UPSC हमारी मेंस हुई और फिर इंटरव्यू हमारी नहीं हो पाई। इस वजह से फिर हमारे फादर भी एक्सपायर कर गए, जो लेक्चर थे कॉलेज ऑफ पटना में। फिर हमारी रुझान जो जर्नलिज्म की हो गई, तो फिर मैंने सामना में भी काम किया, मुंबई। किया और फिर आज तक में भी फिर मेरा, और फिर हमारे दिलों में ये हुआ है क्यों ना अपनी अखबार ही लॉन्च करनी, मेहनत खुद के लिए करनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि हर इंसान जो है अपने लिए खुद ही मेहनत करे, और तो जाहिर सी बात है जो भी मेहनत करेंगे कामयाबी उनके लिए होगी। वो फिर मैंने 2008 से अपनी अखबार निकाल रहा हूँ, लोकतंत्र की शान। तो आज ये 15 को ये जो प्रोग्राम हुआ, 17 हुआ, 18 हुआ, 19 का समापन है। तो ये छोटी सी मैं बताऊँगा विविधा के बारे में। तो मैंने अभी तक सैकड़ों इवेंट्स को मैंने देखा, कवर किया है, लेकिन ये इवेंट्स एकदम खास है। इसमें एक ही स्टेज पर पूरे भारत की छवि देखने को मिल रही है। तरह तरह का जो है कथक है और नृत्य है। तो इसमें जाहिर सी बात है ये दो आदमी का बहुत ज़्यादा संघर्ष है, सुमन जी का और डॉक्टर प्रतिभा जी का। इन लोगों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। इस तरह का प्रोग्राम ये लोग करें और हमारी पूरी सपोर्ट होगी। मैं ये नहीं चाहूँगा दिल्ली में ही हो, हिंदुस्तान के हर स्टेट्स में होनी चाहिए। कि जो जितनी भी कला है, तो मैं मानता हूँ कि गांव में और देहातों में ऐसे ऐसे जो कलाकार हैं जिन्हें अगर थोड़ा सा मौका दिया जाए, तो जाहिर सी बात वो अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो बिल्कुल बनाएंगे, जरूर बनाएंगे वो। तो मैं सबसे पहले शुरू मैं करना चाहूँगा कि बाएं साइड से हमारे हैं, तो मैं नाम, हाँ, तो इसमें प्रतिभा जी बताएंगे। आज हमारे साथ पैनल में है सबसे पहले तो अभिनेता निर्देशक पंकज भैया का मैं अभिनंदन करूँगी कि वो इतने अपने अनुभव के साथ आए हैं और हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। और परिवार का जो एक भाई होता है, जो संरक्षक होता है, उसकी भूमिका में मैं पंकज भैया को सादर नमन करती हूँ। और आप टीवी सीरियल, दूरदर्शन, फिल्मों में इनको देखते हैं और मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि अपने शब्दों से, कला विमर्श एक पुरुष का भी होता है और एक स्त्री का। कलाएं में हम कभी भी असमानता नहीं देते, सम की परिभाषा करते हैं और सम ही हमारा साध्य होता है, आराध्य होता है। इसी के साथ मैं सबसे पहले पंकज भैया से शुरुआत करना चाहूँगी। और हमारे सबसे पुराने या हमें पिता तुल्य लगते हैं पुरुषोत्तम काका, मैं उनको बोलती हूँ। और ये हबीब साहब के ग्रुप से हैं और सबसे अर्थ से बहुत दिनों तक इन्होंने उनका साथ निभाया, जिनकी भी प्रस्तुति है। तो सबसे पहले मैं पंकज भैया से शुरुआत करूँगी, क्योंकि सदा जो बोला जाता है कि एक भाई का स्वरूप होता है, राम का स्वरूप होता है, जो पूजनीय होता है, शायद वही भ्राता होता है। और जब कृष्ण और कृष्णा मिलते हैं तो द्रौपदी की गाथा शुरू होती है। तो कृष्ण और कृष्णा द्रौपदी गाथा के साथ कीचक वध जो कि किया उन्होंने, तो एक भीम के स्वरूप में आप इनको ऐसे तो ये बोलते हैं कि कोई भी ऐसा राक्षस नहीं होगा जो मैंने निभाए नहीं किरदार दूरदर्शन पे। तो मैं एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूँगी पंकज भैया का। मेरे ख्याल से परिचय पत्र सत्र हो जाता तो अच्छा रहता ना सब लोगों का। हो चुका है, मैं क्या बोलूँ बताइए, तो क्या सुनना चाह रहे हैं बताइए। पुरुष की भूमिका कला में क्या है जो आप निभा रहे हैं? थोड़ा सा अपना डायलॉग पर उससे नहीं, डायलॉग तो बोलेंगे नहीं, आवाज अभी बचा के रखना है। मेरी आवाज कच्ची है और बहुत जल्दी बैठ जाती है, तो अभी और शो करना है इसलिए कम बोलेंगे। जैसा कि टॉपिक है पुरुष और महिला दोनों का, पुरुष का योगदान, पुरुष का योगदान, महिला का योगदान नहीं। अच्छा, महिला का योगदान हो चुका है।
जी जी, तो भाई पुरुष का योगदान क्या, पुरुष प्रधान देश में है, पुरुष का क्या योगदान होता है? शुरू से ही उस समय से ये इस कला का जो है प्रचलन रहा है, जिसमें पुरुष ही महिलाओं की भूमिका निभाते थे। उसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं होती थी, तब से पुरुष ही अभिनय करते थे। एक जिसे भाषा का जब प्रयोग होता है ना, भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आदिम, मैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी का विद्यार्थी रहा हूँ और नाटक से भी एमए किया हूँ। तो उस वक्त लोग भाषा के रूप में आंगिक अभिनय करते थे, अंग संचालन। अगर वो कोई आखेट करके आते थे, वो कुछ जानवर को मारते थे, तो उसका चित्र लिपि, मतलब चित्र बनाते थे, वो एक्ट करके बताते थे हमने ये किया, क्योंकि शब्द नहीं थे, भाषा नहीं था। तो अभिनय तो उस समय से है। और बाद के दिनों में थिएटर आया, पारसी रंगमंच आया, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें पुरुषों का ही भागीदारी होती थी और महिलाएं नहीं जाते थे उसमें। हमारा फिल्म अगर तो और पुरुष ही महिला की भूमिका निभाते थे। धीरे धीरे बदला, ये चीजें बदली, स्थितियां बदली, तो महिलाएं भी आने लगी। और पुरुष का योगदान तो क्या बताओ, पुरुष का योगदान तो हर समय, हर युग में जो है अभिनय के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में रहा ही है, सर्वोपरि रहा है। और क्या बोल सकता हूँ। आप बताइए, आपके पीछे आपको लगता है कि कला में आप पुरुषों का योगदान तो है, क्या महिलाएं भी पीछे सपोर्टिव हैं या बिना महिला के कोई हो सकता है क्या? समाज का उत्थान ही नहीं होगा। आप इतने बड़े कलाकार बने, एक महिला का सहयोग, एक गृहिणी का क्या सहयोग रहा आपके साथ? देखिए, कलाकार हम जब बन गए थे तब मेरे लाइफ में महिला आई। तो मेरे इसमें कोई योगदान उनका नहीं रहा है। और मैं थिएटर करता रहा, जॉब करता था, थिएटर करता था। एक सहयोग बना कि मैं मुंबई चला गया, और मुंबई जब गए तो जाते ही माइथोलॉजिकल सीरियल हमको मिल गया। हम लाउड कैरेक्टर करते रहे थिएटर में, तो लगातार B.R. चोपड़ा, रामानंद सागर और संजय खान, ये तीन का जो है उसका प्रोडक्शन चालू था 98 से लेकर के 2001 तक। उसमें 10 दिन यहाँ, 10 दिन वहाँ, 10 दिन वहाँ, लगातार। एक का फिल्म सिटी में, दूसरे का उमरगांव में, तीसरे का बड़ौदा में, लगातार शूट करते थे। और उस दौरान ब्रह्मांड में जितना राक्षस सब कर गए, कभी कभी परशुराम भी करने का मौका मिला, पाताल केतु तक किए हुए हैं। पहला डायलॉग मेरे लाइफ का, तेरी माँ बताओ मुझे कौन है जो तुम्हें बुला रहा है। ये हम जब गए थे वही अनुभव सुनिए, बड़ा अच्छा है। क्या होता है स्पॉट बॉय, क्या होता है, ये सब कुछ नहीं मालूम था हमको। गए, अहिरावन के वेश में तैयार थे। रंजन मेरा एक मित्र है, NSD पास आउट है, सुमन का जस्ट सीनियर बैच। तो वो जय हनुमान का शूटिंग मतलब डायरेक्ट कर रहा था वहाँ पे, तो बुला करके अहिरावन में दे दिया। तो कुछ भी पता नहीं था हमको कि क्या होता है स्पॉट बॉय, क्या होता है, कुछ नहीं। हौज पोज पहन के, मूछ दाढ़ी मूछ उठ लगा के, तलवार लेके हम खड़े थे। जब मेरी बारी आएगी तो मैं जाऊंगा। फिर बैठ जाओ बाबू, अब तुम लोग का डांस अच्छे से देखे थे, तुम भी बैठो। तो कुछ भी पता नहीं था हमको कि कौन सा स्पोर्ट बॉय होता है, प्रोडक्शन कंट्रोलर कौन है, क्या। अचानक प्यास चाय वहां पे रखा हो, जनरल पब्लिक के लिए था। ने जो बैक स्टेज करते हैं, अरे चाय है, जाके चाय पी लिए, पानी पी लिए, चाय पी लिए, ठीक है। अब मेरी बारी आई, जब एक पेज का पूरा एक साथ डायलॉग खोल दिया, वन टेक ओके हो गया। ये देवी माँ वाला जो है वही, जब शॉट देकर के आए, खड़े थे, तब उधर से प्रोडक्शन कंट्रोलर जो है अली भाई बोलते हैं, आर्टिस्ट खड़ा है, चेयर दो। अच्छी चीज दो क्या है, बड़ा अच्छा चेयर, सर चाय पानी, चाय पानी और कुछ मिलेगा क्या? जो बोलिए सर, ब्रेड ऑमलेट बोलिए, चाय बोलिए, कॉफी बोलिए, जो बोलिएगा वो मिलेगा।
सैंडविच बोलिए स्पॉट है, तो तब पता चला कि स्पॉट बार होता है। तब हम थोड़ा ये चाय सो ले आओ, चाय भी ले आओ, बिस्किट भी ले आओ, ये भी ले आओ, फिर थोड़ा सा चौड़ा होना शुरू हुए, तब समझ में आया। तो ये तो इंडस्ट्री आप अच्छा काम करेंगे जो अच्छा, तो वो दौर था एक लगातार। 2001 में जब मेरी शादी हो गई, एक साल तक हम काम ही नहीं किए। मेरी शादी होने के बाद एक साल तक खाली विचरण करते रहे, विचरण चारों तरफ घूमते रहे, घुमाते रहे। उसके बाद फिर शुरू हुआ। तो एक्चुअली क्या है कि ये फिल्म इंडस्ट्री माया नगरी है, कब किसके कैसा किस्मत चमक जाएगा, कब पलटी खा जाएगा। आज हमें फिर बैठ रहे हैं, पता चला कोई बड़ा ब्रेक मिल गया, हम स्टार हो गए दूसरे दिन। तो ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए और कला में अपनी भागीदारी देते रहना चाहिए, ईमानदारी से काम करते रहना चाहिए। अब तक मतलब इतना है कि मेरी वजह से रीटेक नहीं होता है। हाँ बोलिए सर, पुरुष को स्त्री पात्र जब हम निभाते हैं, शुरुआती दौर में भी ऐसा था कि पुरुष के द्वारा ही, जैसा कि आपने अभी आदि मानव के जमाने के थिएटर की बात की, तो कितना टफ होता है सर जब एक पुरुष स्त्री पात्र को निभा रहा होता, चाहे वो टेलीविजन पर हो या रंगमंच पे हो। अब तो बहुत लोग आ गए हैं, मतलब जो लोग मिल जाते हैं। समझिए भीम का कैरेक्टर आप देखे थे ना जी, अर्जुन साड़ी बड़ी अच्छी बांधता है, राजकुमारी उससे साड़ी पहनना, उठना बैठना चलना, हंसना का सपना मसकना है। मतलब स्त्री वंश में अर्जुन जो है, अर्जुन का कैरेक्टर आप देखे है ना महाभारत में। हाँ, तो उसमें डायलॉग है ना, शायद वेश बदलने से मनुष्य का भाव बदल जाता होगा, है ना। तो जब आप साड़ी और नथुनी और बिंदी और ये सब कुछ जब आप धारण करेंगे ना, तो 50% आप उसमें घुस गए, अपने आप वो हाव भाव आ जाएगा आपके अंदर। तो ये जो चीजें हैं कठिन तो है, अपने आप में कठिन तो है ही। एक मर्द स्त्री की भूमिका कर रहा है, निभा रहा है, कठिन। लेकिन जब आप वो वेशभूषा धारण करेंगे तो वो चीजें अपने आप अंदर से आने लगेंगे कि मैं ये हूँ, ये करने जाता हूँ। ठीक है। सबसे पहले परिवार का सहयोग मिलता है। अगर कोई आगे बढ़ता है तो आपके जो माँ पिता और शादी से पहले, जैसे अभी भैया बोल रहे थे कि महिला को जीवन में जब बच्चा जन्म लेता है तब से ही महिला माता के रूप में होती है, तो उस वक्त उनका क्या सहयोग था? देखिए एकदम ऑथेंटिक बात, एकदम जो सही बात बता रहा हूँ। आप कला के पुजारी हैं, कला कर रहे हैं, अर्थ आ रहा है ना, मनी आ रहा है तो सब सपोर्ट मिलेगा। अगर मनी नहीं आएगा ना, मनी अगर नहीं आएगा ना, तो जो जितना पारिवारिक सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो सब बिखर जाएगा। तो आप कितना भी कला कीजिए, अर्निंग होना चाहिए। नहीं, जब माता जी को पता चला या पिताजी को पता चला कि आप कला के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? क्या मेरे माता पिता देखिए, हाँ मेरे माता पिता, मेरे पिताजी बीएन कॉलेज में थे, बड़ा बाबू, और नृत्य कला मंदिर में भी बड़ा बाबू थे। तो कला के क्षेत्र से करते नहीं थे, लेकिन जुड़े हुए थे। कलाकारों को मंच देना, उनका रखना, आदर सत्कार करना मेरे फादर करते रहते थे, और मंच पे देखते तो बहुत खुश होते थे वो। ऐसा नहीं, फ्रीडम पूरा था उनके, मतलब परिवार की तरफ से फुल सपोर्ट था कि हाँ करो, जो करना है करो। जब पेपर में नाम छपा तो और खुश हो गए पहली बार, तो सपोर्ट मिलता रहा है। दरअसल हम सब, चाहे कोई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कला में आकर के ये भेद तो मिट ही जाता है, क्योंकि कला एक जीवित जीव की मांग करती है। जिसके पास कला की जिसके पास कला में अपनी तलाश करने की भूख हो, ऐसे शरीर में जीवित आत्मा की मांग करती है। शरीर तो सबका रहता है, और शरीर में थोड़े बहुत बदलाव करने से लोग स्त्री भी दिखने लगते हैं, पुरुष भी दिखने लगते हैं, किन्नर भी दिखने लगते हैं। ये हम देखते हैं कि कई लोग जो हैं ये नाट्य जीवन में भी करते हैं जीने के लिए। जैसा इन्होंने कहा कि रोटी है, यदि रोटी आ रही है, आपका सुख आ रहा है,
तो फिर वो अलग ढंग से आपको अलग सौंदर्य से देखा जाता है। एक पेंशन जिसको अच्छी मोटी पेंशन मिल रही है, उस वृद्ध को भी जो है युवाओं से ज़्यादा तरजीह दी जाती है। यदि घर में वो उनकी जीविका चला रहा है तो उसमें सौंदर्य दिखने लगता है, उसके लिए उसको सजा करके रखा जाता है। नहीं तो फिर जो है उसे त्यक्त करने लगते हैं लोग, अनजाने ही स्वभाववश जो है उसे फिर किनारे छोड़ देते हैं कि जब ज़रूरत पड़ती है या कभी रिचुअलिस्टिक ढंग से या कभी वो ज़रूरत की मांग करता है तभी हम जाते हैं। तो खैर कलाओं को बनाने में जो है स्त्री और पुरुषों ने, मैं तो जैसे कलाकार हूँ तो मैं कुछ सृजन करूँगा, मुझे उठ करके सबसे पहले जगना पड़ता है, पानी की व्यवस्था करो। कलाकार का ये भी काम है कि सबसे पहले जो है वो चीज़ों को करने के लिए कला के निमित्त जो है साधन यानी तैयारी के निमित्त जो है पानी भर लो तो फिर देखो कि भाई चाय बनी है कि नहीं तो कलाकार के आंख नहीं खोलेंगे तो बाकी सृजन कहाँ से होगा। तो ये भी करना पड़ता है। उसके बाद नियमित कुछ और भी काम, कई सारे मर्द पुरुष स्त्री सब मिलकर के कोई बर्तन मांजने में लग जाता है, तो कोई झाड़ू बिछाने में लग जाता है, कोई झाड़ू लगवाने में लग जाता है, कोई बर्तन मंजवाने में लग जाता है। तो ये सारे काम, घरेलू काम कुछ कलाकार करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ जो है हाँ देखिए मैं भी करता हूँ। तो कलाकार होने पर वो इतना संवेदनशील होता है कि वो इस बात को भूल जाता है कि ये काम स्त्री का है, ये काम पुरुष का है, ये काम है। ये काम नहीं करने से जो है ना तो वो कलाकार बचेगा ना मैं कलाकार बचूंगा। तो ये काम जो है वो फिर काम हो जाता है। चाहे रसोई में रसी बचता है, रसोई में ही बचता है, और उसी से हमारी सेहत भी चलती है, हमारा कलाकार स्वस्थ भी रहता है। एक कला भी मानी जाती है, पाक कला भी एक मानी जाती है। तो मैं भी खाना भी बना लेता हूँ। ऐसा नहीं, ये नहीं है कि कहें कि स्त्रियाँ ही खाना बनाती है, खाने का बोझ रहता है, मैं भी बनाता हूँ, खाना बनाता हूँ, कई बार कपड़े भी आयरन करता हूँ, कपड़े धो भी देता हूँ। तो इसमें कलाओं में भी यही स्थिति है। लेकिन समाज में आदत बस ये भी डेवलप हुआ कि जब भी हम कहते हैं कि सभ्य लोग, लेकिन कुछ असभ्य चीज़ें भी हम करते हैं कि स्त्रियों को हमने हमेशा प्रॉपर्टी की तरह लूट लेना चाहा। ये कि आकांक्षा ये होती है कि ये भी भाव रहता है, जो भी जितने आक्रांता आए, विदेशी लोग आए, लुटेरे होते हैं, उनका एक टारगेट जो है स्त्रियां हो जाती हैं। तो ये बात जो है घर बैठी है, इसलिए लोग प्रोटेक्शन में रहते हैं, और जाने अनजाने उसका परिवार भी उसको एक संपत्ति की तरह, एक छोटा बच्चा भी वो प्रोटेक्शन में खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके आदत में डाल दिया जाता है, उसके दिमाग में डाल दिया जाता है कि माँ की रक्षा करनी है, बहन की रक्षा करनी है, मैं पुरुष हूँ इसलिए जो है वो करूँगा। वैसे नॉर्थ ईस्ट जाए तो ये तस्वीर बदल जाती है। वहाँ माँ के बिना जो है परिवार नहीं चलता, और जब तक स्त्री नहीं चाहेगी पुरुष की तो नहीं चलती है, वो उसके घर के अंदर नहीं आ सकता, उसकी इच्छा से चीज़ें चलती हैं। वहाँ उल्टा है, क्योंकि वहाँ जो है वहाँ का परिवेश जो है स्त्रियों को इतनी ताकत देता है कि वो जीवित रहने के संसाधनों पर अधिकार रखती है। यहाँ जो है इस समाज में, हम जिस पुरुष समाज की बात कर रहे हैं वो खासकर अर्बन इलाका है, फिर उसमें चले जाए, रूरल इलाके में चले जाएं, तो वहाँ स्त्री पुरुष के सहयोग से ही खेती बाड़ी और ये सारा काम चलता है। वहाँ ये भेद इतना नहीं रहता, दोनों एक दूसरे के बराबर योगदान के साथ चलते हैं। ऐसे ही कलाओं में भी है। कलाओं में खासकर चूंकि स्त्रियों को जो है इन्होंने अपने जो भी सृजन की शक्तियाँ हैं वो तो सारे अधिकार करने की कोशिश हमेशा रहती है, तो इनके पास भी ये सृजन कर सकती हैं, बाकी हम तो सृजन नहीं कर सकते। तो इसमें सृजन में सहभागी हो सकते हैं जरूर। तो कलाओं में यही हुआ कि कलाओं का अब तक जितने भी दर्शन देख लीजिए, लेख देख लीजिए, अधिकतर नाट्यशास्त्र भी भरत मुनि लिखते हैं, कविताएं भी, जो जितने अलंकार उपमाएं सब ये जो है अधिकतर जो है ये वक्रोक्ति जैसा शास्त्र भी जो है उसमें भी उसको भी
पुरुष लोगों ने सृजित किया है। तो इसके सृजन के लिए क्या है कि अपोजिट जो है सामने बैठे, वो खुद को बैठ के खुद को नहीं देख सकते, देखने के लिए जो है सामने आप खुद जैसे लोगों को वो समझते हैं, आदतन समझते हैं कि ये मैं पुरुष हूँ, ये पुरुष हूँ, तो समझ लिया, हमने उसे भी समझ लिया। लेकिन दूसरा स्त्री जो है वो दूसरा शरीर है, इस शरीर को जो है वो समझने की कोशिश करता है, वो उससे अलग शरीर है, उसका अपना मानना है कि मैं, हर आदमी मानता है कि मैं अपने को जानता हूँ तो दूसरे को समझने की कोशिश करूँगा। लेकिन अपने को भी जानने में सदियों लग जाएंगी, अपने को भी जानने में आपका भी कंपोजिशन जो है बहुत गूढ़ और बहुत ही रहस्यमय और अद्भुत है। तो उसको तो यही कलाकार यही करता है कि इसमें जो सामने है देखा, तो उसने स्त्रियों को खूब देखा। हमारे मंदिर सब उठा के देख लीजिए, यदि स्त्री से को वहाँ से निकाल दें तो वो सारी कलाएं भरभरा के गिर जाएंगी, वो कलाएं नहीं रह जाएंगे, फिर वो मजदूर दिखेंगे, आपको जीवित मजदूर दिखेंगे जो कला का भार उठाए हुए हैं, जिसमें से स्त्रियां निकाल दें तो ये कला, इससे इसके स्त्रियों के बिना कला कैसे होगी ये समझना बड़ा मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। भरत मुनि करके हार गए 100 पुत्रों के साथ, लेकिन इतने दिनों तक दंड बैठक करते रहे, उतने दिनों तक कला का अभ्यास करते रहे, शिव जी से वरदान लेकर के कला साधते रहे। लेकिन जब प्रदर्शन किया तो बोले भाई इसमें लाशी नहीं है, स्त्रियाँ नहीं है, ये तो अधूरी कला है। तो कला को पूर्ण होने के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसे ही वर्जित कर दिया गया एक समय में, क्योंकि हमारे अंदर पशु भी बैठा हुआ है, वो दूसरे को लूटना भी चाहता है। हम लोग उसको कला के जरिए उसको दबा के रखते हैं, मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए जो है कलाओं का संगत कर देते हैं, नहीं तो हम लूट लेना चाहते हैं। एक लुटेरा भी बैठा हुआ है, तो उसके डर से जो है वो अपनी भी स्त्रियों को उसने बदनाम में डाल दिया कि भाई कला में जाने का मतलब है भाड़ हो जाओगे, विरासी हो जाओगे, नचनिया हो जाओगे। तो ये शब्द पुरुषों के लिए है, ये नचनिया हो जाए, स्त्री को नहीं। वो तो उसके साथ तो नचनिया होना तो क्या है, एक नर्तक है, एक नर्तकी है, तो नचनिया देशज शब्द है। पुरुषों के लिए ये है कि भाड़ हो जाओगे, नचनिया हो जाओगे, नचनिया बनोगे क्या, बड़े लंबे बाल कर लिए हो, चाल ढाल तुम्हारी बदल गई है, जोर से बोलते नहीं हो, डांटते नहीं हो, कर्कश नहीं हो, आवाज़ भारी नहीं है, जो मतलब तुमने उसको मारा क्यों नहीं, तुमने उसको पीटा नहीं। तो उसमें हम जो है ये सारी चीज़ें, वही हम कई बार स्त्रियों को भी देखते हैं, कुछ स्त्रियां जो है इस स्वभाव बस कुछ चीज़ों का सामना करते हुए वो तेवर रखती हैं, जिसके कारण पुरुषों वाले तेवर रखती हैं, तो लोग उसे कहते हैं यार ये तो ऐसा करती है, तो उससे लोग घबराते हैं। तो ये कला है, ये चीज है, कुछ लोग इसका आनंद लेते हैं। इस जैसे अर्जुन का उदाहरण दिया, अर्जुन अपने शरीर में स्त्री वेश को धारण करके और स्त्री होने को महसूस करता है, और उससे इस कारण से इतनी शिद्दत से, इतनी गहराई से महसूस करता है कि दूसरी, जैसे हमारे यहाँ सुंदरी नाम की मैंने अभिनेत्री भी गुजरात में स्त्री वेश धारण करती है, और वो बहुत फेमस थी। लोग बड़े बड़े घराने की स्त्रियाँ, अच्छी स्त्रियाँ जो उसके पास आकर के साड़ी कैसे बांधे ये सीखती थी, चाल कैसे चले ये सीखती थी, बोलना कैसे होगा, कैसे समाज में रहा जाए ये सीखती, वो सिखाती थी। उन्होंने इतना आत्मसात किया था कई और है। तो ये है कि कला जब हम सीखते हैं तो कला ये हुनर है, कला से हम अपने को साधते हैं और अपनी इच्छा के अनुरूप, ये इच्छाधारी होने की इच्छाधारी होना है। हर पुरुष मर्द स्त्री जो है इच्छाधारी होना चाहता है, हर जीवित शरीर जो है, क्योंकि वो अपने अलावा सबको देख रहा होता है, सबको सुन रहा होता है, और हर अच्छी चीज़ में तब्दील हो जाना चाहता है, हर सुख के रूप में खुद को देखना चाहता है, एक सुखी मनुष्य के रूप में देखना चाहता है। लेकिन कलाओं में तो जब आता है तो उसे कहा जाता है कि तुम्हें दुखी भी होना है, तुम्हें सुखी भी होना है, तुम्हें दरिद्र भी होना है, तुम्हें राजा भी होना है, तुम्हें रंक भी होना है, पता नहीं क्या क्या होना है। तुम्हें कई बार कह दिया जाता है तुम्हें कुर्सी होना है, तो बेचारा कुर्सी होकर बैठ जाता है, निर्विकार भाव से बैठ जाता है। तो उसे कहा जाता है तुम पंखे हो, तो वो नाचता रहता है। स्विच ऑफ कर दिया तो धीरे धीरे
तो वैसे ही कला कल्पना की उपज करने के लिए अपने शरीर को साधने का, इसमें पुरुषों का योगदान तो बहुत है। बाद में यही पुरुषों ने भी जब स्त्रियों को नई पहचान की जरूरत पड़ी, नए तरह से आगे लाने की जरूरत पड़ी, या स्त्रियाँ थी हमेशा रही हैं, उनके सपोर्ट के बिना तो ये कलाकार भी अपने को स्त्री वेश नहीं साध पाते। यदि घर में स्त्रियों की संगत नहीं होती, समाज में स्त्रियाँ नहीं होती, कल्पना कीजिए ना होती तो क्या होता, तो बड़ी विचित्र सी हालत होती। सर लेकिन पुरुष कलाकार स्वभावतः कठोर होते हैं, जैसे पुरुष का नेचर होता है, लेकिन वो जो अडॉप्ट कर लेते हैं अलग अलग कैरेक्टर को, तो एक पुरुष कलाकार को कितना मतलब देखिए वो ये उसकी इच्छा है कि हम आज कौन से कपड़े पहनेंगे, कौन से रंग पहनेंगे। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम उनको ये गाइड करें कि नियम ये है कि आप ये पहनो। जीने का तरीका है, इस किसी को अच्छा वो वेश पसंद है, स्वतंत्र है। हम दरअसल अपने खाके में सबको लाना चाहते हैं। ये एक सुविधा है कि सब ऐसा हो, सब ऐसा हो, सब ऐसा हो, वो वैसा क्यों नहीं। हम दूसरे की चिंता करते हैं। हमें दरअसल उसे क्या अच्छा लगता है, उसे अच्छा लगता है तो हम आपको उसके नज़रिए से देखने की कलाएं यही तो आपको सबक देती है कि आप किसी भी तरफ से देख सकते हैं। आप चींटी बन के देख सकते हैं, हाथी की तरह देख सकते हैं। हाथी में भी रहेंगे आप ही, तो दरअसल बुराई में भी आप हैं, अच्छाई में भी आप हैं, स्त्री में भी आप हैं, पुरुष में भी आप हैं, किन्नर में भी आप हैं, देवों में भी आप हैं, दानवों में भी आप ही हैं। तो ये नहीं कहे कि बुराई जो है उसमें है, उसमें है, उसके पहनावे में है, इसके इसमें है। ये एक बचने का तरीका है, एस्केपिज्म है। हमें सामना करना चाहिए और स्वीकारना चाहिए। जिस दिन आप अपना सच स्वीकार लेते हैं उसके बाद समस्याएं खत्म होने लगती हैं। करिए लंबी चल जाएगी, बहस करेंगे इस पे तो। और आप बहुत अच्छा लिखते भी हैं, जैसा प्रतिभा ने बताया। और सुनी है आपकी सभी बातों में ही समझ में आता है कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं। तो दो लाइन की कविता जरूर सुनना चाहिए आपसे। कविता ये बड़ा मुश्किल है। लिखता जरूर है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जो लिखा है उसे भूल जाऊँ। मैं कभी कोशिश करता हूँ अपना बैगेज लेके ना चलूं। अभी तो नया लिख सकते हैं और अच्छा। और जब दर्शक होते हैं तो हमें कभी ना नहीं बोलने की, आप ही बोलते हैं कि ना नहीं बोलो। जब कलाएं में हो तो कभी भी ना बोलना हमारे लिए दुविधा का विषय हो जाता है, क्योंकि कलाकार हैं। तो इसलिए आपको ना तो नहीं बोलना चाहिए कि मैं, और ये डिबेट का विषय भी हो सकता है। तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी कविताओं से कुछ तो मंचन करें, क्योंकि नायक और नायिका ऐसे ही जीवित नहीं होती है, उनकी परंपराएं चलती है। साधो मन साधो, हरि नाम साधो। अब आदेश है तो हमें करना ये है। आदेश है। तो हम अब इसका कुछ हम सबको भी सुनना है सर को। आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो जैसे हाल फिलहाल मैंने कुछ लिखा है, वैसे भी लिखता ही रहता हूँ। आदतन जो है मैं कुछ ना कुछ लिखता ही रहता हूँ, भूल जाता हूँ। ये मैंने माना है कि ये काम है। अभी कोई जगी हैदर साहब ने एक काम दिया था कि भाई दहशत पे लिखो। बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा। फिर मैं दहशत पे एक छोटी छोटी कुछ कविताएं हैं वो मैं सुनाता हूँ, शायद इस विमर्श से जुड़ जाए वो। जी जी। तो दहशत वो केवल एक क्षणिक कंपन नहीं, बल्कि एक अदृश्य उपस्थिति है जो आदमी के चारों ओर आबो हवा में फैली रहती है। वो बिना दस्तक दिए आती है, कभी धुएं की तरह आंखों में भर जाती है, कभी सन्नाटे की तरह कानों में गूंजती है। दहशत मनो मस्तिष्क के किसी अंधे कोने में वो अपना घर बना लेती है। गाहे बगाहे सिर उठाती, धड़कनों की गति बदल देती है, सांसों को भारी कर देती है। दहशत, ये दहशत ही है जो साधारण क्षणों को भी असाधारण भय में बदल देती है।
और आदमी अपने ही भीतर एक अजनबी हो जाता है। पर यही दहशत कभी कभी चेतना का दीप भी बनती है, जो खतरे की आहट से पहले हमें जगा देती है, जीवित रहने की तीव्र आकांक्षा में दहशत। तो ये एक छोटी सी कविता है। आदमी जब जन्म लेता है, जीवन की असीम चाह लेकर, एक अनकही प्यास के साथ कि वो हर क्षण को छू ले, हर सांस को भरपूर जी ले और समय को अपनी मुट्ठी में थोड़ी देर और थामे रखे। जीवन उसके लिए केवल अस्तित्व नहीं, एक विस्तृत रंगमंच है जहां वो हंसना चाहता है, दौड़ना चाहता है और अंत तक टिके रहना चाहता है। पर विडंबना देखो, उसी जीवन के बीच वो घिरा हुआ है एक अदृश्य भय से। अकेले में सन्नाटे उसे निगलने को तैयार, भीड़ में अजनबी चेहरों का सागर उसे डुबोने को तत्पर। दोनों ही स्थितियों में दहशत एक अनाम छाया की तरह उसके पीछे चलती है, कभी कदमों की आहट बन, कभी दिल की धड़कनों में छिपकर। डर जब गहराता है तो केवल भावना नहीं रहता, दहशत बन जाता है। एक ऐसा रूप जो उसके चाल ढाल में उतर आता है, उसकी आंखों में ठहर जाता है, उसके व्यवहार को मोड़ देता है और उसके हर निर्णय में अपनी छाप छोड़ देता है। वो जीना चाहता है, पर हर क्षण थोड़ा थोड़ा बचते हुए जीता है, मानो जीवन और दहशत के बीच एक अदृश्य संतुलन साध रहा हो। यही मनुष्य की त्रासदी है, शायद यही उसका सबसे गहरा सत्य है। धन्यवाद। इस कड़ी में और भी कविताएं हैं, लेकिन फिर कभी नमस्कार, मैं सुमन चौधरी काफी डांसर हूँ। आज जो बोला गया, जो क्लासिकल डांस में जो पुरुष के बाद, ठीक है, आई क्लासिकल डांस के बाद, आपको पता है क्लासिकल डांस के जो पुरुष क्या अभी भी रिस्पेक्ट मिलते हैं बाहर? नहीं मिलते। आप कथक डांसर है, मुंह ऐसे टेढ़ा कर लेते हैं। आप ओडिसी डांसर है, ऐसे कर, तो आपको लगता है जब हम लोग बोलते हैं, बहुत कुछ हम लोग सुना। तो मेल डांसर के लिए काफी जगह पे काफी संघर्ष करना पड़ता है। हमारा कोई खानदानी नहीं है, हमारा कोई घराना नहीं है, हम लोग इतना यहाँ पे काफी मेल डांसर है, बहुत संघर्ष करके यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है ना। फीमेल, वो तो फीमेल है, बहुत सुंदर है, साज के अपना रिज्यूम डाल देते तो तुरंत प्रोग्राम मिल जाता है। और मेल डांसर भाई काल आ जाना, परसों आ जाना, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम होगा। अच्छा, आपको शायद मालूम नहीं है, अभी न्यूज़पेपर में ये भी आता है, डांस टीचर चाहिए, ब्रैकेट में मेल डांसर इज नॉट अलाउड। ऐसा है क्या? ऐसा है, ऐसा है। तो हमने बहुत बड़े बड़े बात करके हम क्लासिकल डांसर हो, हमारे फेस्टिवल में तो क्लासिकल डांसर की मेल डांसर, सच्ची बोल रहा, कहाँ है? सिर्फ घरानादार की बोलो, बड़े बड़े जिसके स्टैम्प लगा उनको ही चांस मिलता है। यंग जनरेशन नो चांस एनी परफॉर्मेंस। और क्लासिकल डांस मेल डांसर की अभी भी सब कटाक्ष भावे बोलते हैं, अरे इसका चाल देखो, अरे ये ओडिसी डांसर करते, ये तो नौटंकी करते, मेली बोलता है, छक्का बोलते, डिफरेंट शब्द आता है। मैं यही नहीं बोल रहा, समाज में बोलता अच्छा आप डांस करते, बहुत अच्छा है, करते क्या है? डांस तो आप करते, बट करते क्या है? आपका जॉब है, तो अभी शादी में आ जाइए। अच्छा, शादी में ये भी प्रॉब्लम है, मेल डांसर के लिए कोई अच्छी लड़की नहीं मिलता है जब आप शादी के लिए जाओ। हम बड़ी बात करते, बहुत बोलते, कला की, ये की, वो की, जब मेल डांसर कोई
अच्छा प्लेटफॉर्म में जाते हैं उनको समझ में आ जाता है। यहाँ पे काफ़ी मेल डांसर है, क्लासिकल डांसर, वेस्टर्न डांसर की बात अलग है। उनका अभी समाज ने उनको रिस्पेक्ट किया, उनको एक्सेप्ट किया जब से डांस इंडिया डांस हुआ, जब से फिल्म में डांस है। बट क्लासिकल डांस की जो शुरू से अभी तक घराना तक तो ठीक है, जब भी डांस करते काफ़ी जगह पे मंच में उनको अलाउ ही नहीं करते, तो बहुत पेन है। ये नहीं है जहाँ क्लासिकल डांस कर रहा हो, ठीक है अपना जगह पहचान लिया, बट यहाँ पे काफ़ी क्लासिकल डांसर है, उनको बहुत कुछ सुनना पड़ता है। सर जैसे कि कहा जाता है कि खाना बनाना स्त्रियों के हिस्से में है। सवाल बाद में करेंगे। अच्छा, नहीं, खाना बनाना ये तो खूब बड़ा बड़ा शेफ है, स्विच ऑन बहुत और स्विच ऑफ नहीं हो पाता सर। क्लासिकल डांसर जो मेल होते हैं, हाँ। जब वो सोसाइटी में ट्रेवल करते हैं तो उनके हाव भाव मोस्टली लोग रीड कर लेते हैं, है ना। अगर ये थोड़ा सा कम हो नहीं नहीं, देखिए एवरी पर्सन की बॉडी में अर्धनारीश्वर है। आप पुरुष बोल के जे आप में अंदर जो लेडीज पास नहीं करते, ये कि मैं बिलीव नहीं करते। आप देखते बहुत अच्छा है, खानदानी पुरुष है, बट आपका अंदर एक लेडी है। बिल्कुल Correct. सही कह रहे हैं। बट दोस्त क्या है, हम डांसर है, हम लाल रंग पसंद करते हैं, हम येलो कलर पसंद करते हैं। वो डांसर है ना, इसलिए हम मेकअप लगाते, हम लिपस्टिक लगाते, तो इसलिए हम लोग को काफी कुछ सुनना पड़ते। फैमिली में काफी जगह पे रिस्पेक्ट में जाके अच्छा ठीक है डांसर है बुला लो, ऐसे ठीक है। ऐसे की सोसाइटी में काफी जगह पे आप देखो, पेरेंट्स को बोलो, बच्चे को बोलो तुम्हारा पापा क्या करते हैं, क्लासिकल डांसर है, तो उनका डिजिग्नेशन के ऊपर भी वो आ जाता है। तो यही मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे काफी फीमेल क्लासिकल डांसर भी है, काफी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर क्लासिकल मेल डांसर। अभी क्या है आपको नहीं मालूम है, काफी समाज में ये हो रहा है, जो क्लासिकल डांसर मेल पर्सन जो है, तो क्लासिकल डांसर में काफी ये हुआ, दे आर टू मच टॉर्चर होके नाउ दे आर चेंज फॉर सेक्स। ओह गॉड। काफी मेरा जान पहचाना है क्लासिकल डांसर जो पूरा उनको पूरा सेक्स चेंज कर लिया, फीमेल बन गई बिकॉज फॉर टॉर्चर। लॉट्स ऑफ भरतनाट्यम डांसर अभी दिल्ली में है, काफी वो लोग फीमेल बन गया बिकॉज बोलता है भाई मेल होके कोई फायदा नहीं हो रहा है, काफी टॉर्चर सुन रहा हूँ, तब से बेटर है ना फीमेल ही बन जाओ। तो ये कैसे है आप बताओ। बट हाँ समाज आगे किया, साइंटिफिक बहुत अच्छा आगे बढ़ गया, बहुत कुछ वो हो गया, आपने सीमेंस डाल रहा है, ये डाल रहा है करके आपने लेडीज बना दिया, बट क्या उनको एक्सेप्ट कर रहा है समाज? नहीं। तो ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, जो क्लासिकल मेल डांसर की काफी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम बाहर है। जब सुनते क्लासिकल डांसर तो ज्यादातर मेल की, ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक, छो डांसर की नहीं बोल रहा, उनका थोड़ा तो चाल होगा। अगर मैं रोड में चलता तो अचानक एक टुकड़ा याद आ गया, दिस माय थिंकिंग, अच्छा टुकड़ा आ गया मैं, तो अचानक सब देखने लगा। तो ये चीज जो है बिकॉज आई एम डांसर, तो मैं बाहर अभी काफी जगह पे मैं ये नहीं बोलूँ मैं डांस टीचर, काफी जगह पे जब इंटरव्यू आ जाता है तार में आके बोलता है भैया ये लड़का को नहीं लेना, लड़की को इंटरव्यू में लेना। लड़का बहुत अच्छा डांस कर रहा है, बहुत अच्छा कोरियोग्राफी है, बट बोल के आ जाता है कि नहीं मेल डांसर नॉट अलाउड। तो हमेशा मेल डांसर के लिए बोल रहा हूँ, हमने सीखा। अरे क्लासिकल मेल डांसर की एक बात है क्या है ना, बच्चे को लड़की को सब सिखाने के लिए मम्मी पापा आता है, बट मेल डांसर को कोई सिखाने नहीं आते, वो हम ऑटोमेटिक आ जाता है सीखने के लिए। जो नहीं, अब मुझे कोई मेरा पिता माता ने नहीं बोला तुम डांस सीखो, मैं खुद ही आ गया बिकॉज फॉर आई लव डांस। तो ये जो डांस है मेल डांसर की काफी प्रॉब्लम है। आप लोग लगता है कि हाँ ठीक है भाई बहुत अच्छा डांस किया, क्लैप किया, बट जो बैक साइड में लॉट्स ऑफ पेन है बहुत ही।
वैसे मुझे तो कला में स्त्री और स्त्री में कला इस विषय पे बोलने के लिए कहा गया था, तो उस हिसाब से आज का विषय सभी स्त्री को समर्पित करने के लिए पहले तो प्रतिभा जी का और सुमन जी का हृदय से आभार। और विविधा में इस विषय को लेकर रखना, मतलब प्रतिभा ने भी कहीं ना कहीं स्त्री बन के आकर को अनुभव किया है, तभी ये विषय इसमें इस इतनी बड़ी उपस्थिति के बीच में इस विषय पे भी विचार किया गया। उपस्थिति के लिए ईश्वर का भी धन्यवाद। कला मुख्यतः भावनाओं की अभिव्यक्ति है, चाहे संगीत हो, पेंटिंग हो या कोई भी कला हो, है ना। तो अगर कला में स्त्री की बात की जाए तो स्त्री प्राकृतिक रूप से ही भावनाओं से भरी हुई है। ये नेचर में ही कुछ उनमें भावनाओं की कोमलता भरी हुई है, जो मेरा मानना है। ये बात और है कि वर्तमान समय में कुछ घटनाएं ऐसी हो रही है जो लगता है कि स्त्री में इतनी कठोरता कहाँ से आ गई, पर फिर भी उससे हटकर जो कला को समर्पित हैं उनकी अगर बात की जाए तो स्त्री कला स्वतः ही विद्यमान रहती है स्त्री के अंदर, जो उसकी घर गृहस्थी से शुरू होकर मंच तक पहुंचती है और कभी कभी नहीं भी पहुंच पाती है, पर कला उसके अंदर है ना। चाहे वो उसकी पाक कला से शुरू हो या फिर बच्चों को लोरी सुनाना हो या भी कई तरह की चीज़ें हैं जो उसके अंदर ऑलरेडी होती हैं, और वो सभी भूमिकाओं को स्त्री निभाती ही चली आ रही होती है। अगर कला की अभिव्यक्ति की बात करें तो पुराने ज़माने में भी स्त्रियों ने कई बंधनों के बावजूद अभिव्यक्ति का रास्ता खुद ही निकाला था। कभी सामाजिक उत्सवों में हो, पारिवारिक फंक्शन में, कई तरह सभी कुछ जो था वो संगीत की रस्मों से बंधा हुआ होता था, और इस तरह से उनके अंदर की कला जो है वो बाहर आती थी। मंच तो उनको मिलता नहीं था, बट हाँ इन्हीं सब के भरोसे कभी सोहर गाते, कभी कुछ और गीत, जो भी है सारे फंक्शन संगीत के माध्यम से ही होती थी। तो देखा जाए तो स्त्री और कला तो एक दूसरे की परछाई है, पूरक है। माँ की लोरी, घर की सजावट में बनाई गई रंगोली या उत्सव में बनाए गए पकवान, या आज़ादी की लड़ाई में गुलामी से बाहर आने की तड़प के लिए लिखी गई कविताएं, सभी बातें इस बात का प्रमाण है कि स्त्री में कला तो प्रकृति का वरदान है। शिव के तांडव के साथ अगर पार्वती का लाज से नहीं होता तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। ये मेरा मानना है कि स्त्री और पुरुष दोनों का ही, कला जगत हो या प्रकृति या इस संसार में कोई भी हो, दोनों का ही समान भाव होना जरूरी है। दोनों मिलकर ही चला रहे हैं प्रकृति को। और बस मेरा तो ये मानना है कि स्त्री के अंदर कला है और कला में स्त्रियों का बहुत योगदान रहा है। महानायक किसने बनाया? हम लोग बनाए। कलाकार है या असाधारण आदमी? कलाकार, सिनेमा के कलाकार। रविंद्रनाथ टैगोर जी का भी नाम सुना होगा? जी जी। वो लेखक के कलाकार। नज़ीर अकबर आबादी का नाम सुना होगा? वो लेखक है। हबीब तनवीर का नाम सुना होगा? अलकाजी साहब का नाम सुना होगा? पंडित रविशंकर का नाम सुना होगा? ये सब कलाकार थे, इनका सीधा संबंध कला से। और यहाँ जो आप सब बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई भी एक ऐसा शख्स हो जो कला का पुजारी ना हो। तो कला को बनाने वाले आखिर में है कौन? आप सब लोग, हम सब लोग। मैं इतना कहना चाहूँगा कि हर इंसान में कलाकार है, कला उसमें है, बस उसको कब कुरेदा जाएगा, कब वो कुरेदा गया, तो उसका इंतजार रहता है। और हर कलाकार तभी बनता है जब उसको कुरेदा जाता है। और कलाकार के बारे में मैं एक और चीज़ बता दूँ कि वो दुनिया में जितने भी सच्चे इंसान हुए हैं, जितने भी, वही महान कलाकार बने। मैं आपको भी इसी में शामिल हूं। जब तक इंसान सच्चा नहीं होगा वो कलाकार नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी कला है, चाहे वो चित्रकला है, चाहे वो गायन कला है, चाहे वो नृत्य है, चाहे वो नाटक है, रंगमंच है, सब में सच्चाई का होना लाजमी है। बिना सच्चाई के वो कला लगी नहीं सकती और कोई उसको पसंद भी नहीं करेगा। मैं एक अपना छोटा सा उदाहरण दे करके इसको समझ पे ले जाऊँगा।
मैं बहुत छोटा था जब करीब 13 या 14 साल का, तब मुझे मौका मिला था हबीब साहब के साथ काम करने का। और उनका एक नाटक था, उसके अंदर मैं रीछ बना था, रीछ। तो जब मैंने वो काम किया, बहुत छोटा होने के नाते भी, लेकिन मुझे अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, लोगों ने भी पसंद किया। उसके धीरे धीरे मैं पढ़ने की तरफ मेरा ध्यान गया। मुंशी प्रेमचंद को बहुत पढ़ा, जयशंकर प्रसाद को पढ़ा, और मुझे मेरी मुलाकात हुई आगरा बाजार नाटक के माध्यम से नज़ीर अकबराबादी से। जब मैंने नज़ीर को पढ़ा, सच में इंसान बनने का दौर वहीं से शुरू हुआ। और जब इंसान बनने की मैं सीढ़ी के ऊपर कदम रखा, तो वहाँ से एक कलाकार की तरफ मेरा रुख हो गया। और आज मैं पिछले 57 साल से उसी रास्ते पे चल रहा हूँ। और इस गंगा में, रंगमंच की गंगा में, मुझे जो धकेलने वाले हैं वो आप लोग। मैं इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और हमेशा आज भी यही मन करता है कि मैं पब्लिक के बीच में रहूं, ऑडियंस के बीच में रहूं, कलाकारों के बीच में रहूं। और वह आज मुझे सौभाग्य दिया प्रतिभा जी ने, सुमन जी ने, कि मैं, आप जितने भी मेरे सामने बैठे हैं, सब कलाकार हैं, सब कलाकार हैं। जब कोई स्टेज पे परफॉर्म कर रहा होता है, कोई भी हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, अभी परसों की बात है, एक 4 साल की बच्ची मेरा डांस किया, याद होगा, आपने बैठे देखा होगा, उसकी भाव भंगिमा, उसकी नृत्य शैली किसने दी? उसके गुरु ने, उसके माँ बाप ने। और दूसरी तरफ मैं उसी के संदर्भ में, कल हमने इसी मंच पे शाम के वक्त एक और नृत्य देखा, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, और उनके फौरन बाद हमने चार्ली का एक कैरेक्टर देखा है, सच में हिमांशु, कितना आनंदित। और ये सारा, ये जो विविधा जो मंच दिया, यहाँ पे क्या चीज़ नहीं मिल रही, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ देखने को मिला। मैं बहुत बहुत इस मंच को नमन करता हूँ कि यहाँ पे आए सभी जो मेरे रंगकर्मी हैं, जो कलाकार साथी हैं, उनको नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे साथी कुछ मेरा इंतजार कर रहे हैं पीछे। आप जाइएगा नहीं, हम ही यहाँ पे, अभी मैंने नज़ीर की बात की, तो हम नज़ीर को यहाँ पे पेश करेंगे। शुक्रिया। मैं बात कही जाती है, और कई तरह के लोगों को, जिसमें हर तरह का जेंडर, जो मैं लिंग की बात करूँ, चाहे स्त्रीलिंग हो, पुरुष हो या किन्नर समाज हो, सभी को उन्होंने एक बहुत अच्छा मंच दिया है। और मंच के माध्यम से अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभवों को और अपनी कला को प्रस्तुत करने का, चाहे वो कला पूर्ण रूप से शास्त्रीय हो या ना हो, पर कोशिश कराई गई है कि हाँ, वो अपने आप को खुल के प्रस्तुत कर सके हम सभी रंग कर्मियों के सम्मुख। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, साथ में अपने सभी रंगकर्मी मित्र और आप सभी श्रोता का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हमें समय लेके सुनना चाहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार है। कला के विविध आयामों में मैंने कई तरह के कार्य करते जा रहा हूँ। अभी तो मेरी उम्र ही चल रही है। मैं तो अभी आप जैसे सभी अनुभवी लोगों से अपने अनुभव को और भी परोक्ष कर रहा हूँ, और भी उसे मतलब बढ़ाए जा रहा हूँ। और आज मुझे मौका मिला है तो मैं अपने कुछ विचारों को प्रकट करूँगा, जो कला के द्वारा मेरे जीवन को किस तरीके से घटित करते रहे, परिवर्तित करते रहे और उसे और भी सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते रहे। मेरा जन्म तो दिल्ली से हुआ, पर मेरा मूल जो रहा है वो बिहार से रहा है, बक्सर से। जैसे सर ने एक वर्ड यूज़ किया था, नचनिया, और वो तो जब बचपन में कभी नृत्य का भाव भी आता था तो मैं बहुत पिटा। मुझे चाकू से मारा गया, कितनों से बहुत तकलीफ़ें दी गई कि भाई ये क्या नृत्य किया जा रहा है, क्या होता है।
जिस तरीके से सुमन सर ने बोला कि पुरुष जो नर्तक होते हैं वो भी क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य के, उनको एक समय बहुत ही तकलीफों का देखना, जानना और समझना पड़ा है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो काफ़ी हद तक चीज़ें सुधरी हैं, जो पहले थी वो अभी नहीं देखने को मिलती, पर कहीं ना कहीं जेंडर आइडेंटिटी बहुत इम्पैक्ट करती है कला के अंतर्गत। मैं जब अपनी कला के अंतर्गत कार्य में अनवरत हुआ, सबसे पहले मैंने ओम नमः शिवाय करके आता था नाटक, जिसमें शिव जी के ओम नमः शिवाय पे तांडव चलता था, और वो आनंदम तांडव मेरे मस्तिष्क में दिन भर घूमता रहता था कि अरे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। और उसी को फील करके पहले मैंने अपने नृत्य की अनुभूति को अपने अंदर जागृत किया। मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो मंत्रोच्चारण और ये सब हमारे परिवार में चलता रहता था। पूजा पाठ से हमारा कनेक्शन था। ज्योतिष और हस्तरेखा, मुखारविंद रेखा, ये सब देखना हमारी पैरिडी थी। तो पेरेंट्स हमेशा कहते थे कि भैया ये नृत्य क्या आप सोच रहे हैं, क्या चीज़ें जो इसमें आप घुसना चाहते हैं, पर फिर भी मन नहीं माना। पर 12वीं तक तो हम लोग खिंच गए जैसे तैसे। पर आगे जब ग्रेजुएशन में गए तो मैंने सोचा था, पहले सोचा डॉक्टर बनना है फिर हुआ कि नहीं चलो आईएएस बनेंगे। डॉक्टर की पढ़ाई चेंज हुई तो चलो सर्जन नहीं बन पाए तो कोई नहीं, आईएएस बनेंगे, थोड़ा थोड़ा काम करते रहे। आईएएस की तैयारी का सोच बना के ग्रेजुएशन में गए। हंसराज जैसा कॉलेज मिल गया, विविध आयामों से भरपूर। वहाँ जाते पूरा माइंड बदल गया। वहाँ कला की विविध पैरोडीज को देख के, विविध कार्यक्रमों को देख के मन ऐसा मतलब लालच में आ गया कि भैया हम कहाँ से क्या सीख लें। उस समय हमारे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर मतलब प्रभास सर, जिन्होंने एक पॉइंट बोला था कि ये 3 साल आपके गोल्डन पीरियड है, और उस गोल्डन पीरियड में गोल्डन कैसे निकालना है वो आप पे डिपेंड करता है। जब मैं अपने ग्रेजुएशन को क्लियर करके मास्टर में गया तो कुछ जो मैंने वहाँ पे अचीवमेंट्स की नृत्य, ड्रामेटिक्स, पेंटिंग्स और राइटिंग में, उससे मुझे समझ आया कि ये मेरा गोल्डन टाइम था जो मुझे आगे बढ़ाएगा और करेगा। पर फिर भी मेरे परिवार ने उसे नहीं समझा। पर मैं उनके बस एक जगह मैं अपने माता पिता का बहुत वो करूँगा, क्योंकि बात आती कला में पुरुष की जो विषय है, तो पुरुषों का जितना योगदान रहा है, पर हर एक पुरुष के पीछे स्त्री नुमा कोई ना कोई शक्ति, चाहे वो मातृत्व रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे वो धर्म पत्नी के रूप में हो, चाहे प्रेयसी के रूप में हो, हमेशा वो कुछ करती आई है। ठीक इसी तरह मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे स्त्री तत्व मिले जिन्होंने मुझे हमेशा पुश किया कि भैया आगे बढ़ो, ये मत सोचो कि आपको करना क्या है। आपके अंदर एक जीवात्मा है जो कला से परिपूर्ण है, और कला स्वयं एक स्त्रीलिंग शब्द है। कला एक स्त्रीलिंग शब्द है, फिर भी पुरुष उसमें अपनी प्रारूपता को इतना महान बनाने लग जाता है कई बार, क्योंकि पुरुष प्रधान देश रहा है। तो उस महानता के अंतर्गत वो ये भूल जाता है कि कहीं ना कहीं हर एक इंसान में जो यीन यान या पुरुष स्त्री का तत्व है वो कला के माध्यम से निखर कर आता है। क्लासिकल में जो फेमिनिज्म जो निकल कर आता है वह नवरसा की अभिव्यक्ति होती है। नवरस नहीं है, भाव नहीं है, ताल नहीं है, राग नहीं है, तो नृत्य नहीं है। माना कि भगवान शिव के द्वारा तांडव का विस्तार हुआ, डमरू के द्वारा ध्वनि का विस्तार हुआ, और कला अपने परोक्ष रूप में बढ़ती गई। और जैसे सर ने भी बताया कि भरत मुनि जी अपने 100 पुत्रों के साथ करते रहे, पर पूर्ण रूप से कला को प्राप्त नहीं कर पाए जब तक स्त्री तत्व या माँ पार्वती के द्वारा लास्य नहीं आया। तो इसी तरीके से दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह मजबूती से कला को और कला के साथ बढ़ रहे हैं, उसमें जीवंतता जी रहे हैं, और बिना कला के कोई समाज, कोई धुरी या कोई स्थान, कुछ भी बिना कला के नहीं संभव है। मैंने साहित्य में काम किया, जिसमें मैंने जेंडर आइडेंटिटी को लेके काम किया, समाज सेविता के प्रधान पे काम किया। सब में कला का कहीं ना कहीं कई रूप देखने को मिला। मेरे खुद के कई स्टूडेंट हैं जो मेल हैं, जिन्हें कई जगह कला के कारण फैमिली में और बाहर काफ़ी कुछ झेलना पड़ा है, क्योंकि वो सही में पुरुष, वो भी शास्त्रीय नर्तक रहे हैं, तो उन्हें देखना पड़ा है। इसलिए मैंने उनको हमेशा प्रेस किया कि भाई जिस भावना से आप करोगे उस भावना को आप सात्विक
शुद्ध और पवित्र रखो तो अपने आप चीज़ें आपके आगे रास्ते बनाएंगी और सच में उनके आगे रास्ते बने। फिर एक बात आती कि किस तरीके से स्त्री तत्व ने मुझे बढ़ावा किया। तो मेरे जीवन में पुरुष प्रधान लोग भी रहे कई, जिन्होंने मुझे काफ़ी रोका, अरे भाई ये क्या काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कलात्मक चीज़ें नृत्य है पर वेस्टर्न कर लो। मैंने वेस्टर्न भी किया है, आई एम अ ट्रेनर इन अ वेस्टर्न साइड ऑल्सो। बट दूसरी जगह जब क्लासिकल में, जब शास्त्रीय नृत्य में मैंने कथक और भरतनाट्यम जैसे नृत्य को अपने अंदर अनवरत किया, अपने अंदर अनुभव किया, तो उसने मुझे एक अलग ही जीवंतता प्रदान करी। जब मैं साउथ भारत के दक्षिण छोर पे जाता हूँ तो वहाँ हर एक पुरुष स्त्री को भरतनाट्यम सिखाया जाता है। वहाँ ये भेदभाव नहीं होता कि भाई आप ये मत सीखो, आप ये मत सीखो, आप इससे ये हो जाओगे, क्योंकि वहाँ पे पूरी की पूरी एक सभ्यता और परंपरा का प्रचलन है। ठीक उसी प्रकार जब मेरा जीवन आगे आगे चल क्रम में चलता रहा तो मुझे दीपा चटर्जी जैसे गुरु मिली, जिन्होंने मुझे हमेशा ट्रेन के लिए आगे किया कि भैया आगे बढ़ो, सोचना छोड़ो। फिर प्रतिभा जी जैसे मिले, जिन्होंने हमेशा स्त्री तत्व के रूप में हमेशा पुश किया कि रुको मत, करते चलो, वो तो कोई भी बाधक के रूप में आएगा, बाधक को अपना साधक बनाना कैसे वो तुम सीखो। तो वो चीज मैंने सीखी। फिर सुमन सर जैसे, मैडम की तो हर बात सुननी पड़ती है उन्हें, सुमन सर ने एक चीज मुझे कही थी, जब मौका मिले तो हड़प लो। अच्छा, अब वो मैंने हमेशा से सीख लिया, बस लास्ट ईयर से मैंने सीख लिया कि अब जब मौका मिले उसी टाइम अपनी बात को रखो। ऐसी कई गुरु, कई मित्रों ने मेरा हमेशा साथ दिया। कला में एक जागृति आई, इसके कारण मैंने कभी भी ट्रांसजेंडर LGBTQ समुदाय को अपने से अलग नहीं समझा, सबको प्रेम भाव से, कई मेरे शिष्य भी रहे, कई लोग भी रहे, आज बड़े बड़े पदों पर भी बैठे और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खुद से खुशी होती है कि वो जहाँ पे हैं और आगे बढ़े और हमेशा अपना नाम रोशन करते हुए कला, धर्म, संस्कृति और इस अपने संप्रदाय को आगे बढ़ाए ताकि और लोग करें। तो अपनी वाणी को विराम सीनियर डॉक्टर राजकुमार जी का, और मतलब कि इतने बड़े बड़े अनुभवी वक्ता और अपने एक्सपीरियंस से इन्होंने बोला है, मतलब बनाकर कोई बात नहीं कही है, इन्होंने जो अनुभव किया है कला के क्षेत्र में, जीवन में, वो इन्होंने कहा है ना। और आदमी, इंसान मतलब ये है कि जीता है और अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। सर ने अपना जीवन में जो चैलेंजेस आए और जो अभी भी आ रहे हैं वो अनुभव शेयर किया। अगर कहीं मैं रंगमंच से हूँ, कलाकार हूँ और अभी बच्चों के साथ में काम कर रहा हूँ और मेरी सोसाइटी है चिल्ड्रन फिल्म एंड थिएटर सोसाइटी। तो मेरा मेनली तो बच्चों के साथ मैं कार्यरत हूँ लगातार। पिछले लगभग 12 वर्षों से बच्चों के साथ इसी विधा में मैं काम कर रहा हूँ। और कहें कि अगर कला में स्त्री की भूमिका या पुरुष की भूमिका, तो मतलब ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसकी भूमिका ज़्यादा है, पुरुष की भूमिका ज़्यादा है या स्त्री की भूमिका ज़्यादा है ना। समान भूमिका है और किसी को भी अगर स्त्री को निकाल दिया जाए या पुरुष को निकाल दिया जाए तो मतलब वो कला मतलब पूरी होगी ही नहीं, है ना। जैसे एक समाज है स्त्री से, पुरुष से और मतलब सब उसमें बच्चे, बूढ़े, उन सब से मिलकर एक सुंदर समाज बनता है ना। ऐसे ही कला में मतलब एक पर्टिकुलर ये नहीं है कि कला भी एक संपूर्ण भिन्न भिन्न कलाओं से मिलकर एक कला पूरी होती है। रंगमंच के बारे में अगर कहें तो ये रंगमंच अपने आप में ही संपूर्ण कलाओं का संगम है। सारी कलाएं आकर मिलती हैं इसमें। और जब भी बात कहें अगर कि स्त्री की भूमिका ज़्यादा है या पुरुष की भूमिका इसमें ज़्यादा है, तो ऐसा मतलब कि मतलब कोई कहा नहीं जा सकता कि भाई इनकी भूमिका ज़्यादा है ना। बाकी बहुत बड़े बड़े वक्ताओं ने अनुभवी अपनी सारी बातें यहाँ पर रखी ना। तो मैं आगे नाम को धन्यवाद। मुझे लगता है कि मेरी भी ये स्ट्रगल वाली ज़िंदगी तो रही है, क्योंकि एक लड़की आती है 19 साल के जीवन में और कथक केंद्र में पहुंचती है। हम तीनों उसी कथक केंद्र के तीनों ही बैचमेट हैं और कोई कहीं से आया, एक सूटकेस लेकर इस धरती पर आए हम तीनों। एक छत्तीसगढ़ से आए, वो
कलकत्ता से आया और बहुत सारे अनुभव हम लोगों ने एक साथ किया। तो एक सूटकेस लेकर जब व्यक्ति आता है तो उसकी व्यथा कुछ और ही है। जब वह घर छूट जाता है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ छूट गया, और उसकी प्रवृत्ति, उसकी संस्कृति, उसकी जो मिट्टी होती है उसको इस धरा पर हम लोग लेकर आते हैं। और ऐसी धरा जहाँ हमें कोई समाज, कोई गुरु, कोई कुछ नहीं जब मिला, तो ये तीनों हमारे साथ है, चाहे वो कथा केंद्र का आंगन हो या हमारा कुछ भी हो। तो ये सब एक हमारा परिवार था। उसी परिवार का स्वरूप हमें कला मंडली में इसी की स्थापना हुई जब सुमन जी मिले 2001 में, और हम दोनों ने शादी किया। तो हमें लगता है कि ये परिवार अगर नहीं होता तो शायद प्रतिभा सिंह नहीं होती, क्योंकि कला जहाँ बसती है वहाँ सारी संभावनाएं तो होती हैं, लेकिन दूर दूर तक हमसे भी पूछा जाता है कि आप क्या करती हैं। तो मैं बस यही कहती हूँ कि मैं फ्री लाइसेंसिंग करती हूँ, यानी फ्री में लाइसेंस देना। चाहे एक्सपर्ट कमेटी में बैठो तो बोल देंगे कि आप जॉब करती हैं कि नहीं। संस्कृति विभाग में अगर कोई बैठता है तो बोलता है कि मैं सिग्नेचर कर सकता हूँ, लेकिन सिग्नेचर शायद मेरा भी होता होगा वहाँ पे, क्योंकि पूछा जाता है एक्सपर्ट कमेटी में कितने लोग आएंगे, एनसीपी में कितने लोग आएंगे। और कलाएं ऐसा है कि सबको जोड़ती है, समाज को जोड़ती है, वसुधैव कुटुंबकम लाती है, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द तो छिपा होता है स्त्री वेश में। और हम स्त्री वेश में चाहे पुरुष वेश धारण करें चाहे स्त्री वेश, और संघर्ष सबका एक ही होता है, एक ही सत्य होता है जो समागम होता है। और सत्य जहाँ खोजते हैं तो अभी भी खोज की तलाश कर रहे हो कि क्या मेरा संग कहीं छिपा है इस पुरुष प्रधान देश में या स्त्री प्रधान देश में। हम बातें तो बहुत लंबी लंबी करना चाहते हैं और मंच पे बात कर ले, लेकिन यथार्थ में कुछ और ही समझा जाता है। हम स्त्री वेश धारण तो करते हैं, लेकिन स्त्री वेश अगर पुरुष धारण करते हैं तो आज तक कोई भी ऐसा, अगर मैं बहुत बड़बोला बोल रही हूँ तो इस मंच से ये बात संस्कृति मंत्रालय को भी पता होना चाहिए। मैं ऐसी ट्रांसजेंडर वुमेन के लिए काम करती हूँ जहाँ राजकुमार जी जैसे लोग मिले, लेकिन मैं किन्नर समाज को लेकर मंच पे आया और भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय में होने के साथ साथ मेरे पति का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो इनके लिए भाजपा जी खुलता और वो मंच पर ध्यान नहीं देते। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे फैमिली में हूँ जहाँ मेरे सारे लोग यहाँ पे हैं। और वंचित समुदाय तो हमेशा वंचित ही होता है, और वंचित समुदाय नहीं होता, हमें समाज बनाता है वंचित, चाहे वो कास्ट से हो, रिलेशन से हो या कहीं से भी हो। तो हमें आप लोगों को बताने में इतनी मैं महसूस करती हूँ कि हमारा संघर्ष तो जीवन का ही संघर्ष है। अगर जीवन नहीं होगा तो संघर्ष नहीं होगा। संघर्ष ही हमें मजबूती प्रदान करती है, और मजबूती वही मिलती है जहाँ आप जैसे सारे लोग भाई बहन बंधु सखा स्त्री और परिवेश, और सबसे पहले तो परिवेश हमारी मिट्टी होती है जहाँ हम जन्म लेते हैं। उस भूमि को मैं नमन करती हूँ, पटना को की जमीन को, भूमि को नमन करती हूँ, जहाँ बिहार में कभी नालंदा बसता था, जहाँ विक्रमशिला होता था, जहाँ समुद्र मंथन होता था। और एक बात और कहना चाहूंगी, जहाँ से कर्ण का जन्म हुआ उसके जगह पे ये मेरे पति हैं भागलपुर। और कहा जाता है जहाँ मातृ बसती है तो हमारे लिए कहेंगे कि एक सौभाग्य का बात है कि मेरे माता पिता कोई नहीं है और मेरे भाई लोग हैं जो मुझे संभालते हैं। अगर मैं ये नहीं अगर होते, एक समय ऐसा आया था कि मैं 3 साल तक बेड पे थी और आज मैं नाच रही हूँ, और 3 साल तक मैं कोमा में रही जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे। तो ये इनका देन है। तो मैं सुमन जी का ऋणी रहूंगी जीवन भर, आगे भी ऋणी रहूंगी। और प्रेम जहाँ बसता है वही समाज बसता है। तो ये प्रेम की निष्पत्ति है। मैं सुमन जी का और सुमन जी को लाने वाले थिएटर में बड़े सम्मान के साथ पंकज भैया का नाम लेना चाहूंगी, क्योंकि वो नहीं होते तो थिएटर जिंदा नहीं होता, सुमन जी जिंदा नहीं। इसी के साथ मैं सुमन जी को देना चाहती हूँ। जिंदगी भर परेशानी भर कहने का मतलब ये है कि देखिए, स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे का पूरक है। मैं अपनी बात पूरी तरह से ठीक से नहीं रख पाया था। आज जो प्रतिभा यहाँ बोल रही है, या सुमन अपनी मेहनत से यहाँ तक आए हैं। इनके अंदर टैलेंट छुपा हुआ था, इनके अंदर वो फायर था, वो जज्बा था, वो सोच थी, वो थिंकिंग थी, जो इनको यहाँ तक पहुँचा दिया। इस लेवल पे ये आज बैठे हुए हैं।
और एक आप दोनों एक दूसरे के लिए सौभाग्य की बात है कि आप दोनों एक दूसरे से जुड़े और एक दूसरे के पूरक बने। अगर ऐसा ही साथ आप दोनों का बना रहे और मजबूत रहे तो आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत ऊपर तक जाएंगे। 2 बार में विधान होना चाहिए। मैं तो आपको बिल्कुल पार्लियामेंट देखना चाहता हूँ। और दूसरी बात है, जहाँ तक कला की बात है, कला में क्या है कि ताल और सुर, ये 2 चीज जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट है। ताल का पक्का होना और सुरीला होना। अगर ये दोनों हैं आपके पास तो आप जीवन में कभी पीछे नहीं रहिएगा। ताल मतलब ताल में तिहाई पर थप से गिराना ही ताल नहीं है। ताल सिर्फ उतना ही नहीं है, ताल का पक्का होना मतलब हर काम में आपको जो है ना, जिसे सुमन अभी बता रहे थे कि सुबह उठ करके मैं मुंबई में पानी भरना पड़ता है, आता है सप्लाई वाटर। 7 बजे उठ करके पहले पानी मैं भरता हूँ, पूरा कपड़ा वहीं धोता हूँ, गरम गरम चाय बना करके मैम साहब को देता हूँ कि गला गरम करो। ये मेरा डायलॉग रहता है, गला गरम कर दो तो फट सूख जाएगी, ठीक। लेकिन जिस दिन मेरा शूटिंग रहेगा उस दिन वो 6 बजे पहले से उठ जाती है, उसको करना नहीं पड़ता है, फिर सारा काम वही निपटाती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग है, एक अंडरस्टैंडिंग बना करके तो चलना ही पड़ता है। और बहुत खुशी की बात है, और सबसे खुशी की बात और मेरे लिए फक्र की बात है कि सुमन और प्रतिभा की वजह से 28 साल बाद मैं मंच पे उतरा। भी मतलब ये बहुत मेरे लिए रेखांकित करने योग्य बात है, समझिए। नहीं तो हम जिस इसमें घुस गए हैं फुर्सत नहीं रहता है। अगर आप थोड़ा भी अच्छा काम करने, भले ही स्टार्टअप ना मिला हो, लेकिन काम का कमी नहीं है मेरे पास। वहाँ बुला करके देते हैं काम। और वहाँ जैसे आप बोली ना, एक ब्रीफकेस लेकर, मैं भी एक ब्रीफकेस और बैग लेकर ही मुंबई गया था। आज वहाँ एस्टेब्लिश हूँ पूरी तरह से, रह रहा हूँ अच्छे से। ईमानदारी से काम कीजिएगा, कला की साधना ईमानदारी से कीजिएगा, बहुत आगे जाइएगा। कोई नहीं कोई रोक नहीं सकता आपको। ए भाई बात क्यों कर रहे तुम लोग जी? ए भैया, ए बच्चा लोग ये है ना कि इनका गायक अगर सो जाता है तो उसको क्यों भी दे देती है। इतना मतलब समझ में नहीं आया लोगों को, थिएटर वाला ही समझ पाएगा। मुझे लगता है कि दूसरे कार्यक्रम भी हैं और ये सबके, क्योंकि है, क्योंकि ये समाप्त होने वाली बहस तो नहीं है, ये दरअसल शुरुआत है। हम और भी बात कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम समझने की कोशिश करेंगे, दरअसल अपनी भूमिका को और अच्छी तरह निभाने की कोशिश जो है हम लोग कर रहे हैं, और दूसरों के लिए भी कर रहे हैं कि हम सब एक जैसे ही। कुल मिलाकर के यही आता है कि हम सब एक ही जगह पर बात पर सहमत हैं, और चूंकि कला में है इसलिए हम अहिंसक जीव हैं। हमारे बीच बदतरस होगा, झगड़े होंगे, बोलेंगे, जाएंगे, लेकिन वो हाथापाई नहीं होगी या किसी का फोन नहीं करेंगे, ये पक्का है। तो कलाकार होने का ये सुविधा है, कलाकार से झगड़िए तो ये सुविधा है कि वो आपको जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगा, दोनों सही सलामत घर जाकर। कला में नहीं है वो तो कमाल है, वो फिर बहुतों को जला रही है। एक बात और मैं कहना चाहूंगी, रश्मि जो आज आपने डांस देखा, ये कैंसर सर्वाइवल है और जीव से इनको कैंसर हुआ था, लेकिन भगवान की देखिए कलाएं कहाँ लेकर जाती हैं, अध्यात्म तक लेकर जाती है, और ये उससे बाहर निकल कर आई और आज डांस भी किया और उन्होंने वक्तव्य भी दिया। तो इसके लिए तो ईश्वरीय वरदान होता है तभी कलाकार बनता है, और ईश्वर की अनुभूति साधन से साधना तक पहुँचाती है। तो मैं रश्मि को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ कि वो हमारे मंच पे आए और कम समय में इन्होंने बहुत ही अपने आप को उस तरह से परिपक्व किया। और हम सभी लोग दूर दूर से आए, परिवार है एक जो समाज को भी जोड़ता है, जन्म से जन्मांतर तक को जोड़ता है। तो आप सभी को परिवार है, कला मंडली एक परिवार है। इसी के साथ आप सभी आशीर्वाद दें, हमारे कला मंडली ऐसे ही काम कर